हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी में यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, भारत का संपूर्ण सिलेबस, भारत के भूगोल से संबंधित जो कंप्लीट सिलेबस मैंने कराया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की इस वीडियो को आगे लेकर चलूँगा। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देखें। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा मेरा भारत के भूगोल को लेकर, वो रहेगा भारत की अवस्थिति को लेकर। लेकिन दोस्तों, भारत की अवस्थिति से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत की अवस्थिति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भारत प्राचीनतम भूखंड की दृष्टि से किस भूखंड का हिस्सा रहा है। ठीक है, एक बार पुनः सुने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीनतम भूखंड की दृष्टि से भारत किस भूखंड का हिस्सा रहा है। इस बात को समझने के लिए अभी आप स्टडी करते हैं। देखिए, पहले पृथ्वी मैं बना लेता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद पृथ्वी पर इस तरीके से माहौल बन पाया कि एक हिस्सा स्थल बन गया और दूसरा जो हिस्सा था वो क्या बन गया, वो हमारा जल बन गया। ठीक है, तो एक बहुत विशाल एक भूखंड था। पृथ्वी पर सबसे पहले केवल एक ही खंड हुआ करता था दोस्तों, एक ही खंड हुआ करता था। उसके चारों ओर पानी हुआ करता था। उसके चारों ओर क्या था? पानी था। ये क्या था? जल था। उसके बीच में क्या था? भूखंड था। ये जो जल वाला हिस्सा था, ये जल और ये स्थल। समझ पा रहे हैं ना? तो जो जल वाला हिस्सा था, जल वाले हिस्से को नाम दिया गया पैंथालासा। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। और स्थल वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। यानी पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हुई, वो दो रूप में निकलकर हमारे सामने आई, एक स्थल के रूप में और दूसरा जल के रूप में। जो जल का रूप था उसको हमने पैंथालासा कहा और जो स्थल का रूप था उसको पेंजिया कहा। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कारण ये जो भूखंड था यह भी टूट गया। जब यह टूटा तो इसके भी दो हिस्से हो गए, यानी एक में पृथ्वी और बना लेता हूं इसके बराबर में। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में टूटा, एक हिस्सा ऊपर रहा और दूसरा हिस्सा ये इसका नीचे रहा। तो जो पृथ्वी का जो स्थल था, स्थल खंड था, वो दो हिस्से में टूटा। ये जल है, आप देख पा रहे होंगे, ये जल है। और जब ये जल है तो और ये क्या है? ये जल और ये स्थल। जो स्थल का ऊपर वाला खंड है, इसको किस नाम से पुकारा गया? जो ऊपर वाला खंड है दोस्तों, इसको पुकारा गया किस नाम से? अंगारा लैंड से। याद रखना, इसको ऊपर वाले हिस्से को किस नाम से पुकारा गया? अंगारा लैंड। और इसको पुकारा गया गोंडवाना लैंड। तो एग्जामिनर पूछता है कि प्राचीनतम भूखंड की दृष्टि से भारत किस भूखंड का हिस्सा रहा है। तो आपको आंसर देना है यहाँ, इंडिया कहाँ रहा है? यहाँ पर रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और भली बात ही समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से मैंने बताया। अब मैं आपको लेके चलूंगा कि भारत की अवस्थिति ग्लोब पर किस तरीके से जाननी है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि भारत प्राचीनतम भूखंड की दृष्टि से किस भूखंड का हिस्सा रहा है, तो वो गोंडवाना लैंड का। अब हम बात करेंगे ग्लोब पर भारत की अवस्थिति को लेकर। आप देख रहे होंगे मैं बता रहा हूँ भारत की अवस्थिति के बारे में, और ये लिखा है ग्लोब पर भारत की अवस्थिति। अब देखिए दोस्तों, अगर ग्लोब पर भारत की स्थिति को देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहला जो ग्लोब बनाया था, यानी पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप जो तैयार किया था, वो तैयार किया था जर्मनी के खगोलविद हुए हैं मार्टिन बेनम। मार्टिन बेनम ने दुनिया का सबसे पहले ग्लोब बनाया था। उसी ग्लोब पर अब उन्होंने क्या काम किया? किसी भी जगह की एक्चुअल लोकेशन का पता लगाने के लिए, उन्होंने उस पर कोई, उसके बाद काल्पनिक रेखाएं खींची गई।
उसके बाद कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई और उन काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम किसी जगह का पता लगाते हैं। अगर हमें भारत का पता लगाना है कि भारत ग्लोब पर कहाँ पर अवस्थित है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टडी करनी पड़ेगी, एक तो अक्षांश रेखाओं की और दूसरा हमें किसकी स्टडी करनी होगी, देशांतर रेखाओं की। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि अक्षांश दृष्टि से और देशांतर दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है। मैं इसको बिल्कुल डीपली बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित है, यानी किस दिशा में स्थित है उसको देखते हैं। देखिए अब हमने दो ग्लोब आपके सामने बनाऊंगा मैं। देखिए एक ये और एक ये है, ठीक। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखा अभी मैं पूरी जानकारी दूंगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा जो होती है वो इस तरीके से खींची जाती है इधर को, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से खींची जाती हैं, ठीक। अब अगर हम भारत को देखें तो भारत अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। अब हमें कैसे पता लगा जी उत्तरी गोलार्ध ये है और दक्षिणी गोलार्ध ये है? देखिए ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ऐसे हम इसको देखेंगे। ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये पूर्व और ये पश्चिम। हमने देखा कि अगर हम अक्षांश दृष्टि से देखते हैं तो भारत हमारा इस हिस्से में पड़ता है। हमें ये तो पता लग गया कि अक्षांश दृष्टि से भारत जो पड़ता है इस हिस्से में पड़ता है, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त कर चुके हैं जो भारत है ये 0 डिग्री अक्षांश है। कितनी है? ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। और भारत जो पड़ता है वो 6 डिग्री 4 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो जब उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा ऊपर पड़ेगा, यानी भारत कहाँ पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में। तो अक्षांश दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का भाग है। किसका भाग है मेरे दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। लेकिन अगर हम देखते हैं किसकी दृष्टि से, हम देखते हैं देशांतर दृष्टि से, तो भारत कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में। चूंकि भारत स्टार्ट होता है, भारत की देशांतर दृष्टि से पड़ता है यहाँ पर। तो हमने एक चीज़ जानी मेरे दोस्तों, हमने एक चीज़ जानी कि पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अब कैसे पता चला कि ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? चूंकि हम भली बात ही जानते हैं कि जो भारत का विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब ये ठहरी 0 डिग्री रेखा। जब ये 0 डिग्री रेखा है तो इससे आगे बढ़ेंगे, इधर की तरफ को चलेंगे। जब इधर की तरफ को चलेंगे तो भारत कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा, यानी भारत जो पड़ेगा वो इस क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत जो पड़ेगा वो इस क्षेत्र में पड़ेगा। तो अब हमें एक चीज़ का पता लग पाया। अब तीसरी चीज़ हम देख पाएंगे अगर ग्लोब आप थोड़ा बहुत समझ पाएँ तो। अगर मैं तीसरा ग्लोब बनाऊँ यहाँ पर, तो देखिए भाई जो अक्षांश दृष्टि से ये अक्षांश रेखा, ठीक, ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा। अब भारत कहाँ पड़ता है? इस जगह। ये जगह कौन सी है? ये पूर्व और ये उत्तर। तो कौन सी पड़ेगी? उत्तर पूर्व। यानी भारत की अवस्थिति संबंधित अगर हम बात करें तो भारत कौन सी जगह पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। भारत अवस्थित है, भारत भारत की अवस्थिति। अब भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। यानी आपने पता लगाया कि इस तरीके से जो हमने जाना ये क्या है हमारा, इससे पता लगता है कि भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इतना आपको पता लग गया। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे, अब हम लेके चलेंगे बिल्कुल सेपरेट अक्षांश रेखाओं को जानेंगे और उसके बाद देशांतरीय रेखाओं को जानेंगे। नेक्स्ट आपके सामने जो लेके चलूंगा वो देशांतर और अक्षांश रेखाओं को लेके चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि
अक्षांशीय और देशांतरित दृष्टि से भारत किस दिशा में स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी दिशा में। अब हम बात करेंगे अक्षांशीय रेखाओं की। तो अक्षांशीय रेखाओं की परिभाषा की बात करें तो अक्षांशीय रेखाओं की परिभाषा होती है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली वे रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए भाई, मैंने क्या जो भी लिखा है बिल्कुल उसी डायग्राम के माध्यम से अभी आपको समझाता चलूंगा। ये आ गया आपके सामने ग्लोब, ठीक है। अब मैं इसको एक दिशा दे देता हूँ। दिशा देने का जो काम है इसको मान लेता हूँ मैं उत्तर, ये मान लेता हूँ पूर्व, और ये पश्चिम, और ये दक्षिण। मैंने ये पृथ्वी मान ली, ग्लोब मान लिया और इसको एक दिशा दे दी, ठीक। अब आप देखो, मैं वहीं लेके चलता हूँ परिभाषा पर। परिभाषा में मैंने लिखा पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली, यहाँ तक ही रहने दो विषय, खींची जाने वाली यानी किधर को खींचेंगे? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। हमने एक रेखा ये खींच दी रेखा। अब हम देख रहे हैं यार ये रेखा कैसी रेखा? इस रेखा ने तो इसको भी और इसको भी, दोनों को बिल्कुल बराबर भागों में बांटा है। यानी वह रेखा जो पृथ्वी को दो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो बराबर गोलार्धों में बांटने का काम करे, यानी वो भूमि के बिल्कुल मध्य से गुजरती होगी। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? भू मध्य रेखा। क्या कहेंगे इसको? भूमध्य रेखा। अब चूंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है और जो सीधी रेखा होती है वो कोई कोण नहीं बनाती, अर्थात वो 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। कौन सी? अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसको एक और नाम दिया जाता है विषुवत रेखा। क्या नाम दिया जाता है? विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा हिंदी में कहते हैं तो उसका एक इंग्लिश नाम भी आता है, क्या? इक्वेटर। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो हमने जो ये रेखा की चीज है, इसके कितने नाम निकल कर आए हमारे सामने? एक तो हम इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से पुकारते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं, विषुवत रेखा के नाम से पुकारते हैं और इक्वेटर के नाम से पुकारते हैं। अब हमें एक बात पता चली कि जितनी भी अक्षांश रेखा होंगी वो या तो इधर से इधर को खींची जाएंगी या इधर से इधर को खींची जाएंगी, नहीं इस तरीके से खींची जाती है, ठीक है। जितनी भी खींची जाती हैं इधर से इधर को खींची जाएंगी या इधर से इधर को खींची जाएंगी या इधर से इधर को खींची जाएंगी। अब आगे फिर परिभाषा चलते हैं। परिभाषा कहते हैं खींची जाने वाली वे रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। पृथ्वी के केंद्र से, मान लिया ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है ये, ठीक। ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। और पृथ्वी केंद्र से सपोज दैट एक मैंने कोण बनाया और कोण बना यहाँ जाके ये 23.5 डिग्री का, यानी हमने यहाँ एक कोण बनाया तो कोण कितना का बना? ये 23.5 डिग्री का। अब 23.5 डिग्री जहां पर बनेगा उसी को ही आधार मान के हम एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा। यानी इसने क्या काम करा? उत्तरी दिशा में 23.5 डिग्री कोण बताया, ठीक। ऐसे हम क्या करेंगे? यहां भी खींचेंगे तो ये भी क्या करेगा? 23.5 डिग्री के कोण को बताएगा। यानी दो बात हमारी सिद्ध हुई कि पूरब से पश्चिम की तरफ भी खींची जा रही है और पश्चिम से पूरब की तरफ भी खींची जा रही है, और ये उत्तर से दक्षिण की पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी को भी बताने का काम कर रही है। ये कैसी रेखाएं मेरे भाई? ये रेखाएं हैं हमारी अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। अब चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो दो रेखाएं हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए ये दो रेखाएं कौन कौन सी हैं? जब आप 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है तो कितना बचता है? 66.5 डिग्री। यानी दो कोण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए, एक तो 23.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री। तो मैं एक और रेखा खींचने वाला हूं यहां से, ये 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री
ये 23.5 डिग्री थी और ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जामिनर पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी दिशा में खींची गई 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम किस नाम से पुकारते हैं वो हम जानेंगे। अब देखिए इधर 23.5 डिग्री, मैं इसको इस तरीके से दर्शाऊंगा क्योंकि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश में खींची गई है उसको क्या कहेंगे हम, कर्क रेखा। कर्क रेखा यही वो रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरेगी। अब 23.5 डिग्री जो नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ को खींची जाएगी वो कौन सी रेखा कहलाएगी आपकी, मकर रेखा। ठीक, अब बात करते हैं, चूंकि दो रेखाएं हमारी महत्वपूर्ण थी तो 66.5 डिग्री का भी अभी जिक्र कर लेते हैं। देखिए 66.5 डिग्री जो हमारी उत्तरी गोलार्ध में खिंचती है यानी ऊपर की तरफ जो खिंचती है, आप लिख सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में खींची गई अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, हमारी आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आर्कटिक सागर में जाकर खींची जाती है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानेंगे, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा यानी आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध में, देखिए इधर हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई रेखा क्या कहलाती है, हमारी कर्क रेखा कहलाती है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हमारी क्या कहलाती है, आर्कटिक रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा हमारी क्या कहलाती है, हमारी अंटार्कटिक रेखा कहलाती है। अब यहाँ से पूछ लेता है कि 66.5 डिग्री रेखा जो है इसके पास, चलो इसका मैं जिक्र बाद में करूंगा, अभी महत्वपूर्ण जो बात है उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, अब इनकी आती है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। कुल संख्या, अब कुल संख्या इनकी कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की और कुल संख्या की बात करें तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहां से समझें आप इसको, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, और इसका मतलब यहाँ कितने पे आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यानी यह कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इधर ही कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री, यानी 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जा रही है, 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जा रही है, 2 डिग्री पर 2 रेखा, 3 डिग्री पर 3 रेखा, 4 डिग्री पर 4 रेखा, और 90 डिग्री पर कितनी रेखा खींची जाएंगी, 90 रेखा, यानी 90 लाइन खींची जाएंगी। अब आप देखो, एक तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, ठीक, 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, तो लोअर कितनी हो गई मेरे भाई, 9 दूने 18, 180 और 181। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, अभी ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत क्यों है, देखिए जब हम देखते हैं 90 डिग्री पर जाते हैं तो 90 डिग्री पर जब ये बनता है, ये बिंदु बनता है, 90 डिग्री पर जाकर बिंदु बनता है, ना कि यह कोई अपने आप में रेखा। तो एक 90 डिग्री ऊपर वाली, एक 90 डिग्री नीचे वाली, यानी 2 रेखा को हम इसमें से लेस कर देंगे तो कितनी रेखा बचती है, कुल 179। 179 रेखा हमारी कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब अक्षांश रेखाओं से संबंधित और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अक्षांश रेखाओं के मध्य अक्षांश रेखा किस चीज को दर्शाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं दर्शाती हैं किसको, कटिबंध को। किसको दर्शाती है मेरे भाई, कटिबंध को, यानी इसके बीच में जो जितनी भी रेखाएं होती हैं ये कटिबंध में बटी होती हैं, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये बहुत सारे कटिबंध बताऊंगा जो आपको मैं
भूपर पट्टी के पर चलने वाली हवाओं के बारे में जिक्र करूंगा, तो उसको कंप्लीट बताऊंगा विश्व के भूगोल में। फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी आपके लिए उचित है इसमें भारत के भूगोल से संबंधित। अब होता है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य दूरी, देखो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होगी, वो होगी आपकी, यहाँ देख लीजिएगा 111.32 किलोमीटर। वैसे तो 111 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा आपको, यानी जो दो अक्षांश रेखाएं होंगी उनके बीच में जो दूरी देखने को मिलेगी वो 111 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताइए आप, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने पर क्या तापमान घटेगा या बढ़ेगा। अब आप देखो तापमान घटेगा या बढ़ेगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्षा की स्थिति बनती है वो भूमध्य रेखा पर बनती है। आपने देखा होगा जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो 6 महीने के दिन होते हैं, 6 महीने की रात होती है और वहाँ पर बर्फ़ की चादरें जमी होती हैं, यानी बर्फ़ जमा होता है। जब बर्फ़ जमा होगा तो तापमान क्या होगा, कम होगा। यानी मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन नहीं बता रहा, जब ध्रुवों से केंद्र की यानी जब 0 डिग्री रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, और जब तापमान में कमी आएगी तो दबाव क्या होगा, दबाव बढ़ेगा। तापमान में क्या आएगी, कमी, दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, कब, जब ये 0 डिग्री रेखा है इसके ऊपर जाएंगे और इसके नीचे जाएंगे, ये कंडीशन कब बनेगी, तब बनेगी। दूसरी स्थिति क्या बनती है मेरे भाई, दूसरी कंडीशन ये होती है जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है या वृद्धि होती है। अब आप ही बताएं, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा जमी होगी, जहाँ बर्फीला मैदान होगा, जहाँ ठंडा मौसम होगा, क्या वहाँ पर जैव यानी जैविक प्राणी ज़्यादा मिलेंगे या आपको जीव ज़्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में आपको कौन मरने के लिए जाएगा, वहाँ पर कम मिलेंगे। तो यानी जैव विविधता में भी क्या होती है मेरे भाई, कमी होती है। ठीक, जैव विविधता में कमी होती है, लेकिन दिन रात की अवधि ये बढ़ती है। ये कब की कंडीशन है, जब हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं। तो मैंने आज ये जिक्र करा है अक्षांश रेखाओं को लेकर, और अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई लगभग सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या 179 होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर खींची जाने वाली अक्षांश रेखा हमारी कर्क रेखा कहलाती है, और दक्षिण की ओर खींची जाने वाली मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो खींची जाती है वो हमारी क्या रेखा कहलाती है, हमारी आर्कटिक रेखा कहलाती है। और यहाँ पर जो नीचे से खींची जाती है वो कौन सी कहलाती है, हमारी अंटार्कटिक रेखा। दो क्वेश्चन आपके लिए और भी हो सकते हैं, कई बार पूछ लेता है कि 66.5 डिग्री जहाँ पर बहुत ठंडा मैदान होता है, बहुत चादरें जमी रहती हैं, वहाँ पर क्या कोई जीव रहता है, हाँ रहता है। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है सफ़ेद भालू। सफ़ेद भालू क्या नीचे भी कोई पाया जाता है, हाँ बिल्कुल पाया जाता है। देखिए 66.5 डिग्री में यहाँ एक जीव पाया जाता है जिसको बोलते हैं सील। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास आपको ये बहुत पसंद आई होगी और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो को पहली वीडियो है मेरी, और कंटिन्यू इस लेक्चर को मैं जारी रखूँगा। यदि आप चाहते हो कि ये लेक्चर जारी रहे और कंटिन्यू रहे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसके बाद बिल्कुल इससे आगे की श्रेणी चालू होगी, देशांतर रेखाओं को जिक्र करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।